सिंध वो एरिया है जहां एक जमाने में ताहिर राज करता था, जहां 712 में पहली बार खलीफा के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। सिंध इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम अब से पीछे जाते हैं, क्योंकि है क्या क्या कि पिछला बताएंगे तो समझ आ रही, बात समझ में नहीं आ रही? सुनाई दे रहा है? जी सर। आज की डेट में सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। सिंध को जब से अलग किया गया था, देखिए आपको शायद बहुत कम लोगों को ये पता कि 1843 में पहली बार सिंध अंग्रेजों के हिस्से में आया। 1843। अब इससे पहले आपने फर्स्ट अफगान वार पढ़ ही लिया है। फर्स्ट अफगान वार में अंग्रेजों की जो शुरुआती हार हुई, पूरी आर्मी मारी गई, फिर दोबारा गए वहां, फिर पूरा काबुल बाजार उड़ा मारा। उस दौरान ये महसूस किया गया कि सिंध का जो अमीर है, देखिए सिंध में राजा को अमीर कहा जाता था, ये कोई अलग पद नहीं है, वही जो नवाब अमीर सब एक ही सी बात है। उसकी गतिविधियां कुछ सस्पिशियस है। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया लॉर्ड एलनबरो के द्वारा कि सिंध पर कब्जा कर लिया जाए। सिंध पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था, उसके कई ऐतिहासिक कारण थे। मोटा मोटा हम और आगे आते हैं, अभी करंट से लिंक करते हैं। देखिए 1843 से लेकर के 1936 तक लगभग 93 इयर्स, यानी कि हम इसे कई, आज की क्लास हमारी सिंध पे ही होगी। उम्मीद है जब आप इसका फीडबैक देंगे तो आपको सिंध के बारे में अच्छा खासा बताओ, जो आपके हो सकता है दोस्त सिंधी को ना बताओ। और पहला हम देखेंगे कि सिंध का ताहिर के समय से लेकर के और मुगलों के पीरियड तक 712 से लेकर के और 1687 तक क्या पोजीशन रही है सिंध की। फिर हम देखेंगे कि फिर अंग्रेजों की निगाह कैसे लगी और कुछ हद तक सिंध बीच में इंडिपेंडेंट रहा। फिर अंग्रेजों की निगाह लगी तो अंग्रेजों ने 1843 में सिंध को कब्जा दिया। सिंध का कब्जा अभियान हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे 1843 से 1936 के बीच में सिंध को गवर्न किया गया। और आपको बड़ा अचंभा होगा ये जान के कि 1936 से लेकर 1955 तक, यानी कि आजादी मिलने से पहले और आजादी मिलने के जस्ट बाद तक, ये पाकिस्तान का एक सूबा बन के रहा। आज भी ये पाकिस्तान का एक सूबा है, लेकिन तब में और अब में अंतर आ गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप हिंदुस्तान के बॉर्डर को अगर कच्छ से देखते हैं तो कच्छ से लेकर के और ऊपर कश्मीर तक, अगर आप 300 किलोमीटर हिंदुस्तान के बॉर्डर के पैरेलल चले चौड़ाई में, कहीं 200 कहीं 300 कहीं 150, यू विल फाइंड कि ये पूरा एरिया कच्छ से लेकर के कश्मीर तक, जो हिंदुस्तान के आज के बॉर्डर से, जो आज आपका पाकिस्तान का बॉर्डर जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, इससे सटा हुआ जितना एरिया, ये आजादी के वक्त ये सिंध का हिस्सा हुआ करता था। और आपको ये जानकर और अचंभा होगा कि आज पेशावर जो है, पेशावर खैबर दर्रे के रास्ते में पड़ता है। जब आप अमृतसर से मूव करते हैं लाहौर और लाहौर से जाते हैं पेशावर के बाद खैबर दर्रा, जलालाबाद, और वो काबुल वाला रास्ता है। यानी ये बोलन दर्रा वाला रास्ता नहीं, बोलन वाला रास्ता कच्छ से होकर के जाता है नीचे गुजरात की तरफ से, और फिर दूसरे गुजरात में पहुंचता है जो पाकिस्तान में है। आजकल पाकिस्तान में गुजरात नाम का एक जिला भी है, हैदराबाद भी है पाकिस्तान में, वो बोलन दर्रे का रास्ता है। ये इसकी पोजीशन इस तरह की है थी। अब चूंकि पाकिस्तान में 1955 के बाद उसे कई हिस्सों में तोड़ दिया गया है, आज वो स्थिति नहीं है। तो
पेशावर से लेकर गुजरात बॉर्डर तक पूरा एरिया सिंध कहलाता था। पहले तो ये अपने दिमाग का कंफ्यूजन दूर करिए, जिस सिंध को हम पढ़ने जा रहे हैं वो दिखता कैसा था जब वो जीता गया। आप लोग से प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट, आप लोगों का क्या बुराई करूं मैं, सबका यही प्रॉब्लम है। जब आप देखते हैं कि आप सोचते हैं कि भाई सिंध पर कब्जा या काबुल, तो वो नक्शा आज का नहीं है, 1843 का नक्शा आपको देखना पड़ेगा। उस समय जिन्होंने कब्जा किया तो उनके सामने ऐसी स्थिति थी, आज के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। तो सिंध में तब के कब्जे का मतलब यह है कि गुजरात बॉर्डर से लेकर के, कच्छ से लेकर, देखिए कच्छ के ऊपर तो सीधे बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहां कोई बीच में समुद्र नहीं है। समुद्र है भी तो रैन है। वो रैन का मतलब ये है कि नमक के ढेर है, वहां बहुत सारे दलदल है, लेकिन है बॉर्डर, यू कैन क्रॉस इट। से लेकर के और ऊपर कश्मीर में पेशावर तक, पेशावर तो बिल्कुल कश्मीर के बगल में है, पंजाब के ऊपर जाकर के, तो वहां तक पूरा एरिया सिंध का आ जाता है। सिंध को अब हम बैक थ्रू लौटते हैं और मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 1936 से लेकर 1955 तक सिंध अपने ओरिजिनल मुल्क में रहा। 1955 में जब पाकिस्तान 47 में बना तो सिंध की कैपिटल थी कराची उस जमाने में, और पाकिस्तान की भी शुरुआती कैपिटल कराची बनाई गई थी। जो 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था जिन्ना के द्वारा एज ए गवर्नर जनरल, और उसमें 14 अगस्त का प्लान ऐसा था कि माउंटबेटन इनवाइट किए गए थे। 15 अगस्त में पहला पढ़ रहा था पंडित नेहरू का फहराना था उन्हें, तो उन्होंने इस तरह से प्लान किया था कि माउंटबेटन दोनों जगह प्रेजेंट कर सके। हुआ ये कि कैपिटल शुरुआत में बनाई गई कराची। तो जिन्ना ने जो पहली सलामी ली है पाकिस्तान बनने के बाद पहले दिन, वो कराची में थी। आज जो पाकिस्तान की कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद बाद में बसाया गया, जैसे कि दिल्ली के बगल में न्यू दिल्ली बसाई गई। आज आप जब जाते हैं तो आपको एहसास ही नहीं होता, सब जुड़ा हुआ है। जैसे कि हैदराबाद के बगल में साइबराबाद, दिल्ली के बगल में नोएडा। सिमिलरली कोई बताएगा कि इस्लामाबाद किसके साथ बसा हुआ है? अरे आप तो सब ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं। इस्लामाबाद किस शहर के जिस बगल में बसा हुआ है? अरे आज की पाकिस्तान की कैपिटल है भाई, मुल्तान। सर क्या मेरी ऐसे भौचक्के से देख रहे हो मेरी तरफ, जैसे पता नहीं क्या मैंने पूछ लिया हो। मतलब हो सकता है कि तुमसे पूछ लिया हो कि यार वो ओपेनहाइमर वाला फार्मूला बताओ, हरमन हाइजेनबर्ग वाला, ऐसे देख रहे हो। सर हमारी ये हालत है। सर रावलपिंडी, मुझे क्या बात, दिस इज योर पोजीशन। आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लिए हुए पिछले 3-3, 4-4 साल से, भैया चिल रहे थे कहा, इतना भी आपको नहीं पता। बताया भाई, मुल्तान। सर मुल्तान बता रहा हूं सर, रावलपिंडी। राय में चाहते हैं कि साहब जो है वो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ साहब। बताओ। रावलपिंडी करना है सर। रावलपिंडी। सर रावलपिंडी। सर काबुल। देख लो भैया, मुझे नहीं मालूम। लाहौर। ये कौन बोला? काबुल किसने बोला है? उसे इतनी तमीज नहीं है जैसे कि काबुल अफगानिस्तान में और इस्लामाबाद पाकिस्तान में। मुझे लग रहा है कि ही शुड नॉट प्रिपेयर।
पहले वो जाकर के किसी कोचिंग अलीगढ़ में या जहां का भी है वहां से पहले जाके लेखपाल की 5-7 महीना कोचिंग करे तब इस ग्रुप में आए। किसने बोला ये? कौन था? सॉरी सर, मैंने बोला था। आपको एहसास नहीं, तमीज नहीं है आपको? काबुल में हो सकता है इस्लामाबाद। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। बताएं। कहाँ है? सर रावलपिंडी के ही पास में। रावलपिंडी ही होगा सर। रावलपिंडी ही होगा सर। मतलब कि होगा मतलब के ही पास है का मतलब ये है कि यू आर नॉट श्योर। नहीं सर, कराची से डायरेक्ट श्योर। कैपिटल नहीं इस्लामाबाद बनाई गई थी, पहले रावलपिंडी बनाई गई थी, उसके बाद इस्लामाबाद चेंज की थी। कराची सिंध का हिस्सा था, तो बाई चांस मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कराची पता है तो इन्हें ये भी पता होगा। ये अभी कौन सज्जन बोल रहे थे कि पहले कराची थी, फिर रावलपिंडी थी, फिर इस्लामाबाद? जी सर, मैं। अच्छा, रावलपिंडी कब से कब तक रही है भैया? ये सर कराची कब से कब तक रही है? सर ये 1937 से 1960 तक कराची थी सर। 1960 से 1967 तक रावलपिंडी, फिर 67 में इस्लामाबाद बनाई गई है। ऐसा क्यों हुआ? सर इसका इतिहास नहीं। नया आइडिया, नया आइडिया है एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, कुछ हद तक इनका जवाब सही है। ऐसा है, देखिए कि कराची कैपिटल थी, बट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पंजाबी पॉलिटिशियंस का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप। दे वांटेड टू शिफ्ट द कैपिटल। एक पूरा 1957-58 में कमीशन बनाया गया और उस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि कंट्री की जो कैपिटल है वो रावलपिंडी के बगल में रखी जाए, कहीं एक नया शहर बसाया जाए, जैसे आपके यहाँ नोएडा बसा हुआ है। नोएडा की फुल फॉर्म मालूम है किसी को? यस सर। तुम सब शांत रहना, बाकियों से जरा पूछ लो, सब जोग्राफर है ना, इनसे ही पूछ लेता हूँ। नोएडा की फुल फॉर्म, तुम शांत रहना, बताइए। सर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, न्यू ओखला क्यों कहा गया इसे? अगला सवाल। सर ओखला शायद दिल्ली में। Why it is न्यू ओखला? ओखला एक दिल्ली में Why it is न्यू इंडस्ट्रियल ओखला? और नए इंडस्ट्रियल एरिया को बसाने के लिए शायद ये नोएडा का टर्म दिया गया था। दोबारा बोलो, मैं सुन नहीं पाया। दिल्ली में सर एक ओखला जगह है जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, और एक नए इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए एक नया शहर के रूप में बसाया गया नोएडा।
नोएडा इसीलिए बसाया गया, ओखला ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया था, उसकी जगह उसे ग्रेटर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाने के लिए उसे एक्सटेंड किया गया। तो यूपी का बहुत सारा गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का एरिया लिया गया। अब गाजियाबाद से पहले मेरठ डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो उसी का एरिया लिया गया। तो उसी में से जो एरिया बढ़ा उसी को उन्होंने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया करके बनाया, जिसे नोएडा कहते हैं। सिमिलरली 57-58 में रिकमेंडेशन ये हुई कि भाई रावलपिंडी के बगल में एक ट्विन सिटी बसाया जाए, प्लांट करके चंडीगढ़ की तरह बसाया गया इस्लामाबाद, जो फिर पाकिस्तान की आज की डेट में कैपिटल है। तो खैर, अब इसके लिए क्या हुआ इस्लामाबाद के लिए, तो आप जैसे आप समझिए कि इस्लामाबाद का क्या है कि इस्लामाबाद में पहाड़ भी अच्छे खासे हैं, प्लेन भी है, लोकेशन वाइज वो ठीक जगह है। सबसे अच्छी चीज ये है कि जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सेफ्टी बहुत है, ग्रीनरी बहुत है इस्लामाबाद में, इस वजह से उसे चुना गया 1960s के डिकेड। एक बड़ा आर्किटेक्ट बुलाया गया था, ऑक्साइडिस, उसी ने इसको डिजाइन किया था इस्लामाबाद को। इसमें बहुत सारे जोन बनाए गए थे, तब 8 या 10 जोन बने थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जोन अलग है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव या इंडियन एम्बेसी है या सारी एम्बेसी है वो अलग है, रेजिडेंशियल एरिया अलग है, नॉलेज पार्क अलग है। जैसे आप नोएडा में जाते हैं तो नॉलेज पार्क है ना, तो यहाँ का नॉलेज पार्क एजुकेशनल एरिया अलग है, इंडस्ट्रियल एरिया अलग है, कमर्शियल एरिया अलग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज अलग है। बहुत उन्होंने प्लान तरीके से उसे बसाया, जैसे नोएडा बसाया ना, ग्रेटर नोएडा बहुत प्लान तरीके से बसाया सिमिलर। सिंध कराची रह गया पुरानी कैपिटल। आज की डेट में कराची किसका हिस्सा है, कोई बताएगा? एनीवन? बहुत बड़ी चीज आ रहा है सिंध का है सर। क्रिकेट के मैच देखा, सिंध प्रांत का देखो ये इसने डाला नक्शा, क्या इसने स्नेहा पांडे ने बिल्कुल सही नक्शा डाला, यही सिंध है, बिल्कुल बगल में कश्मीर तक है। देखो आप लोग अपने अपने उसमें बिल्कुल सही नक्शा डाला है इसमें, गुड, यही है सिंध। पेशावर से काबुल जाने का बिल्कुल सही किसी ने नक्शा बनाया है, वेरी गुड। आप अपने व्हाट्सएप पे चेक करो, जब ये क्लियर हो जाए दिमाग में तब आगे सिंध पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ज्योग्राफी जैसे नहीं आती वो हिस्ट्री भी नहीं पढ़ सकता, पॉलिटी भी नहीं पढ़ सकता। देख लिया हो तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब क्लियर हो जाए ना आपके दिमाग में, वो बहुत जरूरी है। कराची की क्या विशेषता है, एनीवन? भैया उसी एरिया के बारे में इतिहास जान रहे हो, उस एरिया के बारे में जानना तो पड़ेगा। हमारे पढ़ाने का तो यही तरीका है, बाकी तो दिन भर बैठ के वोटते ही रहते हो। वोटा ही है पिछले 2 साल से छोड़कर लगातार, पढ़ने की अब आदत आ गई, पहले तो वोट ही रहे थे जमाना। बताओ एनीवन? सर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सपोर्ट है कराची। अरे ये तो नहीं विकिपीडिया पढ़ के बोलने नहीं है बच्चे, ये तो जुबान पे होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ही कराची है। मतलब मुझे लगा अब तक कम से कम 10-20 लोग जवाब दे देंगे साहब कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मतलब ये आपकी जुबान पे होना चाहिए, बगल का देश है, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए उसके बारे में।
वैसे तो दिन भर टीवी पे आप देख करके ये कर देंगे, यूं तोप चला देंगे, यूं कर देंगे, आपको धेला ज्योग्राफी की जानकारी नहीं उसके बारे में, तो धेले की जानकारी नहीं आपको। एक्चुअली आप लोग सब क्या है ना, कचरा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए और कचरा व्हाट्सएप में नॉलेज लेते हो, इसीलिए वही इसी वजह से स्थिति है। नहीं, आपको इतना बेसिक नॉलेज तो नहीं चाहिए। अभी मैं चाइना को उधर आऊंगा ना, तो शहरों के नाम नहीं गिना पाओगे जो हिंदुस्तान से मात्र 500 किलोमीटर भी दूर नहीं है, जितना शहर के नाम नहीं गिना पाओगे। कह दो साहब यूपीएससी तो पूछती ही नहीं, तो क्या जरूरत है। आज की डेट में कराची किसकी कैपिटल है? देश की कैपिटल है या नहीं है? नहीं है सर, पाकिस्तान की कैपिटल तो इस्लामाबाद है। फिर कराची किसकी कैपिटल है? प्रांत की है सर, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में, उसकी कैपिटल है कराची सर। तो ये जो भी इस्तेहार ने नक्शा डाला है, यही वो सिंध प्रांत है आज की डेट में, या कोई दूसरा है? ये नक्शा जो डाला है कब का है? देख लिया नक्शा? तो देखिए एक चीज जान लीजिए, कराची मूल रूप से पाकिस्तान का बॉम्बे है, सबसे बड़ा फैशन का केंद्र है। पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कहाँ है? आवाज आ रही है? सर कराची में और मेनली हैदराबाद और कराची है सर, कराची और हैदराबाद तक। क्या कहते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को? बॉलीवुड सर। हाल बेहाल है। बताओ बताओ, कराची की फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? कराची सॉरी, पाकिस्तान की। लॉलीवुड बोला जाता है और शनित बोला भाई, लॉलीवुड एक आध तो कुछ बोल। आप बोलो शाबाश। बॉलीवुड है सर। कहाँ मेजोरिटी में बेस्ड है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री? सर कराची और हैदराबाद तक। यस, गुड आंसर। वेरी गुड आंसर। पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा शहर है कराची, उसके बाद दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? और देखिए बॉम्बे की तरह बिल्कुल ये कराची जो है पाकिस्तान की बिजनेस कैपिटल भी कही जाती है, पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल भी कही जाती है। दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? लाहौर सर। सबसे बड़ा लाहौर सर। लाहौर की कोई एक ऐसी चीज बता दो तो जो इंडियन हिस्ट्री में हम लोग अक्सर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
1930 को जो है वेरी गुड। और कौन सी नदी है यहाँ? रावी नदी है सर। रावी नदी। जब आता है तो आदमी ऐसे ही चिल्लाता है, जब नहीं आता तो गुम्माटा मार के बैठ जाता है। जब पूछा मैंने कि फैसलाबाद और रावलपिंडी और क्या है, तो सब गुम्माटा मार गए। अब आता है तो इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे ही होता है। दूसरी घटना बताएं, दूसरी चीज बताएं, दूसरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया की, मेडिवल नहीं, केवल मॉडर्न। सर सैंडर्स को भी तो गोली मारी थी लाहौर में। यस, सैंडर्स को लाहौर के नेशनल कॉलेज के बाद ही गोली मारी। कैन यू इमेजिन? आप में से कोई उस थाने का नाम बता सकता है जहां भगत सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई थी? एनीवन? बहुत फेमस है, पाकिस्तान में भी बहुत हंगामा कटा तो नहीं, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन भी दिया। अनारकली थाना सर। यस, अनारकली, वेरी गुड। मेडिकल हिस्ट्री का आपके दिमाग को मैं राजधानी चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह के। एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। आपके अलावा आप नहीं बोलेंगे, आप बता चुके हैं। आगे आगे मत भागिए, औरों को भी साथ लेने दीजिए। बताइए मेडिकल हिस्ट्री में कोई ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट बताइए। मैं आपका दिमाग घुमाना चाहता हूँ पाकिस्तान की ज्योग्राफी में, पाकिस्तान के शहरों पे। तभी आप सिंध समझ पाएंगे, तभी आप बलूचिस्तान समझ पाएंगे, नॉर्थ वेस्ट को तभी समझ पाएंगे। जैसा मैंने आपको अफगान बार बहुत अच्छे से पढ़ा है, तब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा हेरात कहाँ है, कंधार कहाँ है, मजार शरीफ कहाँ है। सर जिस प्रकार से जहांगीर ने दिल्ली में गाँव की स्थापना की थी, तो उसी प्रकार लाहौर में भी स्थापना की थी। काहे की? सर बागवानी वगैरह की। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूँ ना, बताओ बताओ, मेडिकल हिस्ट्री से है रिलेटेड। सर गजनवी वगैरह की डायनेस्टी भी तो थी। अरे भाई, ये कौन बोला? कौन बोला? ये लेखपाल की क्लास करके आइए 6 महीने। गजनवी से क्या लेना देना लाहौर का? गजनी वहां से कम 1000 किलोमीटर दूर है। धेला ज्योग्राफी नहीं पता आप लोगों को? तो आप इस्लामाबाद से गूगल में डाल के देख लीजिए, 500-800 किलोमीटर होगा एरियली, और टोपोग्राफिकली तो और ज्यादा होगा। गजनवी से क्या लेना देना लाहौर का? वो तो फर्स्ट अफगान वार में वहां से दरवाजे उखाड़ लाई थी जाट इन्फेंट्री। गजनी से जो आगरा किले में रखे हुए हैं, और उज्जैन में जो सिंधा का मंदिर है, उसमें उखाड़ लाए थे वहां से, लाहौर से। उसमें लाहौर से लेके आए थे। श्री कृष्ण मंदिर जो लगा हुआ, द्वारकाधीश मंदिर जो उज्जैन में बना हुआ है, उसमें जो दरवाजे हैं वो लाहौर से उखाड़ के लाए गए थे, महाजी सिंधिया लाए थे। अब लाहौर पाकिस्तान तो नामो निशान नहीं था। 1780 के 80 के आसपास की बात है। हाँ जी, बताए लाहौर का और क्या फेमस है? नहीं बताओ? चलिए अभी गिनाता हूं। मुगल बादशाह बाबर कहां दफन है? सर काबुल में। और लोग बताएं। पीटी नहीं होता यूपी का, हमारा हो गया तो जाएगा। बाबर कहां पे दफन है? बाबर को ओरिजिनली कहां दफनाया गया था, फिर उसके बाद 3 साल बाद निकाल करके दूसरी जगह दफनाया गया? सर
बाकी लोगों को सांप सूंघ गया लग रहा। हुमायूं कहाँ दफन है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। अरे बोलो भाई, क्या स्थिति कर रखी है? ठीक है दिल्ली है, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? चलिए, हुमायूं के बाद अकबर। सर सिकंदर। अकबर कहाँ दफन है? सिकंदरा। ये कहाँ है? आगरा सर। आगरा में। आगरा सर। अच्छा, वेरी गुड, सभी लोग बोल पड़े। और उसके बीच में एक और बादशाह रहा बीच में 5 साल के लिए, वो कौन था और कहाँ दफन है? हुमायूं और अकबर के बीच में 1540 से 1545 तक एक बादशाह और शेरशाह सूरी सर। का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सासाराम बिहार। सासाराम बिहार। अकबर के बाद गद्दी पे कौन बैठा? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में ही जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर के बाद शाहजहां बैठा, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा सर। आगरा में सर। आगरा में सर। आगरा में कहाँ? लाल किले में? जी सर। किले में सर। ताजमहल में सर। कहाँ है? लाल किले में या कहाँ है? ताजमहल में तो ताजमहल में कहाँ है? जी आगरा में सर। अरे आगरा में कहाँ पर? आगरा में ताजमहल सर। राइट एंड वाले जो दोस्त और मजा आता ताजमहल सर। औरंगजेब कहाँ दफन है? तो वो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद। लाहौर में हुमायूं का मकबरा है, सॉरी जहांगीर का। जहांगीर का मकबरा है। चलिए सिंध पे लौट करके आते हैं। कराची उसकी कैपिटल है। आज की डेट में सिंध जो है वो दक्षिण पूर्व में है, साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जितने 4-5-6 प्रांत हैं उनमें पंजाब के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो सिंध में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है बताइए? सर बलूचिस्तान। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। 40% एरिया है पाकिस्तान का और मात्र 6% आबादी रहती है। पाकिस्तान का आज की डेट की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री सिंध में ही है। सिंध में आज के सिंध में 2 महत्वपूर्ण पोर्ट है। इन पर पाकिस्तान का मैक्सिमम 70-80% एक्सपोर्ट वहीं से होता है। बता सकते हैं उन पोर्ट्स का नाम? एक तो कराची पोर्ट है। तो सर
ग्वादर पोर्ट सर। ग्वादर पोर्ट सर। कौन सा पोर्ट? क्या बताया, दोबारा बताएं। ग्वादर एंड कराची पोर्ट। आवाज धीमी पड़ गई, इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस होता तो आवाज और तेज हो जाती। सर ग्वादर एंड कराची कराची। और कराची, हाँ वो घटना चक्र घोटते रहते हो दिन भर बैठे बैठे। कराची और ग्वादर सर। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े पोर्ट हैं कराची और कासिम, पोर्ट कासिम। मैंने कहा दिन भर बैठ के घटना चक्र घोटते हो। पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट ऑफ कासिम। पोर्ट कासिम बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पोर्ट कासिम से होता है। आपने ग्वादर पढ़ रखा हो, उसी में जो अखबारों में निकलता रहता है या वो जो समझौते हुए हैं बस, इसलिए ग्वादर ग्वादर चिल्ला रहा हो। पोर्ट कासिम। आपको पता है कि साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम का जब जन्म हुआ 632 ईस्वी में, इस्लाम अपने जन्म स्थान से पश्चिम की तरफ, यानी कि यूरोप की तरफ और पूर्व की तरफ बढ़ा। खलीफाओं ने ये मैसेज दिया कि भाई अब आप एक्सपेंशन करिए। 700 एडी, 800 एडी, 900 एडी, 1000 एडी, 300-400 सालों तक पश्चिम में इस्लाम का एक्सपेंशन कॉन्स्टेंटिनोपल, जैसे आज टर्की की कैपिटल है, उससे पश्चिम की तरफ नहीं हुआ है। टर्की से, टर्की बॉर्डर है, उसके बाद जितने कंट्री वो सब क्रिश्चियन है। लास्ट टर्की इज द लास्ट कंट्री, उसके बाद कोई कंट्री मुस्लिम नहीं है, सब क्रिश्चियन। और इन्हीं 300 सालों में इसी सिंध से रास्ता बनाते हुए जो भी इस्लामिक धर्म को फैलाने वाले लोग थे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ताहिर जैसे आक्रांता हो, वो हिंदुस्तान में एंट्री पा गए और हिंदुस्तान के रास्ते होते हुए इंडोनेशिया तक पहुंच गया इस्लाम। इसीलिए सिंध को गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। सिंध इज आल्सो कॉल्ड एज ए गेटवे ऑफ इस्लाम। साउथ एशिया में इस्लाम का प्रवेश द्वार था। समझ में आ गया या नहीं आया? और इसी को अरबिक में कहा जाता है बाब उल इस्लाम, बाब उल इस्लाम, गेटवे टू इस्लाम। क्योंकि आप ऐसे, अच्छा ये बताइए कि कुरान शरीफ मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है? अरबी। है? बोले बोले। अरबी में लिखे सर। अरे अस्सलाम वालेकुम, मैं तो मालूम होगा। अरबी है, अरबी है सर। यस, अरबी, अरेबिक में लिखी हुई है। अरेबिक
की, अफगानिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, इराक की या ईरान की? सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब तो अब बना है। इस्लाम के ओरिजिन के समय क्या था? कभी नहीं नतीजा पर क्यों घटना चाहिए? ईरान सर है। ईरान। इराक किसने बताया? शाबाश, बिल्कुल सही, इराक। कुरान शरीफ को किताबे रूहानी कहा जाता है, यानी कि वो किसी इंसान ने नहीं बनाई है। हिंदुओं में जो भगवत गीता का स्थान, भगवत गीता किसी इंसान ने थोड़ी बोली है, वो तो भगवान के मुंह से निकली है। तो भगवत गीता भी एक तरह से आसमानी किताब है, रूहानी किताब है, सनातनी किताब है, शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। भगवत गीता की व्याख्या हो सकती है केवल, परिवर्तन कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से कुरान शरीफ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अलग बात है कि सुन्नी फिरका, शिया फिरका, अहमदिया फिरका, कुर्द फिरका अलग अलग उसकी व्याख्या कर सकते हैं। देवबंदी फिरका अलग व्याख्या करता है, बरेलवी फिरका अलग व्याख्या करता है, मुरादाबादी कुछ तबका अलग व्याख्या करता है, थोड़ी बहुत, ज्यादा अंतर नहीं होता। इसीलिए वो पवित्र किताब कही जाती है, भगवत गीता भी और कुरान शरीफ। अच्छा, भगवत गीता को लिखा किसने? महर्षि द्वैपायन है? वेद व्यास ने महर्षि लिखा था। द्वैपायन व्यास। देख लो भाई, मुझे तो मालूम नहीं। सर वेद व्यास। वेद व्यास, वेद व्यास। महाभारत लिखा है वेद व्यास ने, गीता नहीं लिखी। गणेश जी ने लिखा है, महाभारत में वेद व्यास ने भी नहीं लिखा। वेद व्यास जी के बोलने में गणेश जी ने लिखा है। बच्चे मूर्खता की हदें पार कर रखी हैं आप लोगों ने। शर्त यह थी कि जब वेद व्यास जी को आराम करना होता था, शर्त यह थी, गणेश जी ने यह कहा कि मैं तभी लिखूंगा जब आप इस शर्त के साथ, मेरी लेखनी अगर रुक गई तो मैं वहीं बंद। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है। वेद व्यास जी ने जब आराम करना होता था तो वेद व्यास जी इतने कठिन श्लोकों की रचना करते थे अपने दिमाग में कि गणेश जी को लिखने में घंटों लग जाते थे। बोल दिया बस। गणेश जी की श्रवण शक्ति तो बहुत थी, उनके कान बहुत बड़े बड़े थे, ब्रेन में स्टोर कर लेते तो धीरे धीरे लिखते रहते थे। वेद व्यास जी को जब बहुत आराम, मतलब 4 घंटे सोना होगा, वो ऐसा श्लोक बोल कर सो जाते थे। उन्हें मालूम था गणेश जी 4 घंटे में लिख पाए, कठिन श्लोक है। और जब वेद व्यास जी के बजाय गणेश जी को आराम करना होता था तो गणेश जी लिखने की गति को इतना तेज कर देते थे कि वेद व्यास जी जो बोल के चुके हैं 8 घंटे का, गणेश जी 8 मिनट में लिख के बाकी टाइम आराम करते थे। वेद व्यास जी ने गीता नहीं लिखी, महाभारत लिखी। वेद व्यास जी चश्मदीद थे। बताओ गीता किसने लिखी?
भाई तीसरी चीज एक और है ना, वो तो संवाद केवल अर्जुन और कृष्ण के बीच का है, और तीसरा कौन था उसे सुनने वाला? हाँ जी सर। दो लोगों के बीच का संवाद है ना क्या? अब तुम आपस में विवाद और संवाद करो, मैं जरा कॉफी पी के आता हूँ और तुम्हें सिंध और पंजाब की पूरी जानकारी देता हूँ। तुम लोगों का बड़ा ज्ञान शून्य की स्थिति है, मतलब ज्ञान कम नहीं तो शून्य, रसातल में नहीं, शून्य है बिल्कुल। एक काम ये करिएगा कि ये जो सिंध वाला पोर्शन है इसे जरूर चर्चा कर लीजिएगा। जो करंट अफेयर इससे बनना हो, जो चर्चा में रहा हो पिछले 2-3 सालों, उसको जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। 10 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। वो चार्ल्स नेपियर की कहानी बहुत लंबी नहीं है, उसे मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, बिल्कुल जैसे कि चंपक और नंदन कॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चे। ये पहली बार था जब सिंध का जब एनेक्सेशन किया गया तो चार्ल्स नेपियर एलन बरो को भारी पड़ गया, वो अमीर भाग के पहुंच गया वह इंग्लैंड, और वहां उसने इनके खिलाफ कर दिया मुकदमा। ये पहली बार था अंग्रेजों के इतिहास में कि जिस रियासत को उन्होंने कब्जा, जिसकी कब्जा हो जाए उसका मुकदमा करा। और अंग्रेज पूरी ओपिनियन खिलाफ हो गई, अभी सिंध को क्यों कब्जा लिया बिना बात के। और हाँ, इस बात पर भी चर्चा करिएगा कि आखिर सिंध पे